नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मुझे बुलाने के लिए। शो बहुत बहुत स्वागत है चित्रा आपका। इतने दिनों से कहाँ थी आप? आपने बुलाया नहीं तो इस वजह से मैं आती थी चुनाव आज तक के गेट पे झांक के चली जाती थी कि शशि कहाँ है कहाँ है। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। खुद बहुत बिजी थी, बहुत सारी इलेक्शन कवरेज में और बहुत सारे कामों में, तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर से समय निकाल कर आई हैं। चित्रा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कितना सारा दल बदल और खास तौर से बहुत सारे लोगों के मन में जो लेमन क्वेश्चन रहता है। एक तरफ तो आप कहते हैं ये करप्ट हैं, ढेर सारी फाइल्स, ढेर सारी जांचें, और फिर वही शख्स जब आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो बड़े बड़े पद भी पा जाता है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स अभी तक हमारे पास हैं। क्या ये बीजेपी के अपने नेताओं के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि बीजेपी में बाहर से शामिल होने वाले नेताओं की फौज बढ़ती जा रही है। लैंडिंग जो लगातार हो रही है, जो टिकट्स भी पा जा रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदे भी पा जा रहे हैं। आज तो मैं बहुत हैरान हुई, आम आदमी पार्टी के सांसद जब वो बीजेपी का दामन थामते हैं पंजाब से, जब उनके विधायक आम आदमी पार्टी की दामन थामती है, तब ज्यादा हैरानी होती है। क्योंकि कांग्रेस का तो ऐसा लग रहा था और पिछले कई सालों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उसके पहले भी जतिन प्रसाद हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे। हेमंत विश्व शर्मा से लेके हर आदमी लगेगा कि कांग्रेस का तो समझ में आ रहा था, बट ये आम आदमी पार्टी छोड़ के, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि हम देश की राजनीति बदलने आए हैं, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, तो आज मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। देखिए, मौजूदा बीजेपी, आपसे कई बार डिस्कस हो चुका है, मौजूदा बीजेपी जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरती है। मौजूदा बीजेपी चाणक्य नीति पर चलती है, जिसमें साम दाम दंड भेद जो चाणक्य हजारों साल पहले बता कर गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मौजूदा बीजेपी ही करती है, जो भी सरकार ताकतवर, जब हम किताबों के पन्ने खोल कर देखते हैं शशि, तो मैंने देखा है कि एक जमाने में इंदिरा गांधी ने भी सेम चीजें की, या उसके पहले भी अगर हम जाएंगे, माफ कीजिएगा मेरे कुछ सोर्सेज हैं वो कुछ अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, मेरे बड़े सारे अच्छे सूत्र हैं जो मुझे जानकारी देते रहते हैं पॉलिटिक्स की, तो बहुत सारी अंदर की खबरें। वरुण गांधी वाली खबर देखिए, आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, आपने एक भी बात नहीं किया। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ आपके स्टूडियो में। आपने ट्वीट किया, मैंने इसको रीट्वीट किया कि कितने सही सोर्सेज के साथ चित्रा आती है ना, और आपकी बात बिल्कुल सच निकली। और देखिए, ब्राह्मण चेहरे को उतार दिया है, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है, गंगवार वोटर बहुत ज्यादा है, तो फिर उन सबको साध कर अब देखिए बीजेपी कैसे आगे बढ़ती है। नहीं, आपने कहा था ना कि वहां पे जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत खफा है, वो बहुत नाराज है, वो बात भी सच साबित हुई। क्योंकि मेरी वहां पर बातचीत हुई थी कुछ लोगों से, उन लोगों ने कहा था कि रिटन में वरुण गांधी के खिलाफ वहां से पत्र भेजा गया है केंद्र को कि हम नहीं चाहते हैं कि आप वरुण गांधी को मैदान में उतारिए। और सबसे हैरानी की बात मैं आपको ये बताऊं शशि, कि पिछले 5 साल में वरुण गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक बार भी वार्ता नहीं हुई, एक बार भी बातचीत नहीं हुई। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कई सांसदों को हमने देखा मौजूदा वक्त में वो जाते हैं पीएम हाउस, वहां पर अपनी सेल्फी क्लिक कराते हैं प्रधानमंत्री के साथ, ये फोटो खिंचवाकर फिर वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन वरुण गांधी को लेकर ऐसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन एक चीज और है, अब ये जो शांति छाई हुई है, ये सुर बदले हुए, फिर उन्होंने आज तो कह दिया कि वो माँ के लिए प्रचार करेंगे। आखिर इसके पीछे क्या वजह लगती है? इलेक्शन पास आती तो उनके बयान बदलने लगे थे, अब कहा जा रहा था हो सकता है बगावती सुर वो अख्तियार करे, सुल्तानपुर से हो सकता है कि माँ उनकी खारिज कर दें कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। इसकी चर्चा बहुत ज्यादा थी कि बेटे का टिकट अगर काट दिया जाता है तो मेनका गांधी इस तरह से कर सकती हैं। लेकिन देखिए, जिनसे आप लड़ने के लिए सोच रहे हो, आप उनसे नहीं लड़ सकते हो। आपकी जितनी ताकत है आप उनसे नहीं लड़ सकते हो। अगर आप सोचते हैं कि हम विरोधी होकर चले जाएं, या अगर वो सोचते हैं कि मैं बगावत करके और अकेले निर्दलीय चुनाव में उतर जाऊं, तो मुझे लगता है तब वरुण गांधी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो इसमें 2-3 चीजें, जैसे एक तो हवा के रुख को पहचान जाना, दूसरा जिस कांग्रेस के बारे में चाहे अधीर रंजन चौधरी कुछ भी कहें, लेकिन राहुल गांधी बहुत क्लियर कर चुके हैं, मना कर दिया। तो आपको भी क्लियर है पिक्चर एकदम, बिल्कुल पहले से ही पता था कि वरुण गांधी को नहीं उतारेंगे। और हमने आप ही के 2 टूक शो में ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आप ही के शो में शशि दी थी। और अभी वरुण गांधी मां के लिए प्रचार करेंगे, फिर आगे देखिए थोड़ा सा शांत रहेंगे तो हो सकता है कि चीजें उनके लिए बदलें, क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान तो दिया ही था। अब उसको बयान को सही कहा जाए, गलत कहा जाए, जो भी कहा जाए, बट आप जिस पार्टी में हैं, अगर उस पार्टी को वो सूट नहीं करता है बयान, तो फिर यकीनन सामने वाले के पास अब वो सब्र का परिचय दे रहे हैं, वैसे अभी तो पेशेंस दिखा रहे हैं। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे दल बदल पे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो जमीन पे धूल फांक रहे नेता हैं, जो आपको पूरे साल या पूरे 5 साल रिप्रेजेंट करते हैं, जो हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनकी जगह पर आप किसी और को उतार देते हैं?
हाँ, और वही ये शख्स आपकी जो बिल्कुल कांग्रेस सही से बात आया है। मैं आपको बताऊं, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं शशि। आपके सवाल को मैं जितना समझ पाई हूं, देखिए एक तरफ अभी तक जो 6 लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है और 400 से ज्यादा कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं उसने, उसमें 100 से ज्यादा अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। 100 से ज्यादा, आप समझ रही हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद है, जिनमें कई केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, कई कई सालों से वो चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी ने 100 से ज्यादा अपने मौजूदा सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए हैं। अब वहां पर आपको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, तो दो फैक्टर होते हैं। एक तो या हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चेहरा हो वहां के लिए जो फाइट कर सके और जा सके और हमें वो सीट जिता सके, और दूसरा वो होता है कि जो दूसरी पार्टी में है, हमारे लिए वहां पे चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, वो दूसरी पार्टी में है तो उसको अपने साथ लेकर आए और फिर उसको चुनाव लड़ाएं। तो मैंने इस दौरान देखा है कि बीजेपी ने दोनों ही तरफ जिन सांसदों के टिकट काटे हैं, बदले गए हैं, उन सीटों को लेकर खासतौर से या मौजूदा अगर उनका खुद का है तो उसको तवज्जो दी है, वरना बाहर से आ रहा है तो आने दो। अगर वो जिताऊ है तो देखिए, मौजूदा बीजेपी में है, जिताऊ कैंडिडेट है, तो फिर उसकी क्या, कई लोगों को हमने देखा था आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको लेकर जब गृह मंत्री से सवाल पूछा गया था कि वो तो आतंकवादी और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे बीजेपी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ, पब्लिक के बीच गए ना तो पब्लिक ने समझा दिया कि आप जाएंगे। नायडू जी बोल रहे थे कि समझा दिया तो आ गए वो हमारे एनडीए में, तो उनका स्वागत है। तो बीजेपी का सीधा सा फैक्टर है कि अगर कोई जिताऊ कैंडिडेट है, या फिर अगर कोई हमारी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, या फिर अगर कोई ऐसा दल है जिसके साथ हमारे अलग अलग जो भी रहे हो विचारधारा नहीं मिलती हो सारी चीजें, लेकिन अगर वो 400 पार के लिए मदद कर रहा है तो फिर हमको परहेज नहीं है। और वो बिल्कुल शुद्ध खांटी चाणक्य वाली नीति पर बीजेपी चल रही है, लेकिन हम सब तरीका अख्तियार करेंगे अब की बार 400 अब इसमें कांग्रेस के लिए दो सवाल। देखिए, अगर पिछले 3 महीनों की बात कर लें, मध्य प्रदेश के भीतर से जो रिपोर्ट कहती है वो लगभग कई हजार कार्यकर्ता और नेता वीडी शर्मा जो वहां के अध्यक्ष, उनकी ओर से दावा भी किया गया है कि कह रहे हैं कि कई हजार, वो तो 50,000 बता रहे थे कि 50,000 हमारा टारगेट है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराने का। मैं इसके पहले देख भी रही थी, तो देखिए मैं उनके हवाले से बोल देती हूँ। ये एक रिपोर्ट मेरे सामने है। लोकसभा से पहले कांग्रेस के 1 लाख नेता बीजेपी में शामिल होंगे, ये भाजपा का पूरा प्लान है। और ये प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा ने दावा किया है 50,000 कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। और फिर वो भैया, फिर आप तो ये कांग्रेस मुक्त बीजेपी नहीं हो जाएगी, कांग्रेस युक्त इतने खुश हो रहे हैं। हाँ, भारत मुक्त हो जाएगी, युक्त हो जाएगी, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जाएगी। 1 लाख आ जाएंगे तो युक्त तो हो ही गई, और लगातार हो ही रही है। कह रहे हैं कि 1 लाख अगर हम करेंगे तो युक्त ही है, सीधी सी बात है। अब इसमें दो सवाल है मेरे कि कांग्रेस चुनाव की तैयारी करे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाले, या अपनी इस टूट को रोके। उधर देखिए, प्रतिभा सिंह साफ मना कर चुकी है मंडी से। बताइए, जीतने वाली सांसद जो कुव्वत रखती हैं, जिन्होंने काम किया है, और नो डाउट वहां पे जिस तरह की फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, वीरभद्र सिंह की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल कहा जा रहा था कि उनके लिए सीट मुश्किल नहीं थी। देखिए, मैं आपको बताऊं शशि, वहां पर वीरभद्र सिंह ने, मंडी की मैं बात करूं तो पहली बार 1971 में उन्होंने वहां से चुनाव जीता था। हालांकि कांग्रेस लगातार जीतती रही थी। 1977 में एक बार जनता पार्टी आई थी, फिर 1989 में बीजेपी जब 1980 में गठित हुई थी, 1989 में पहली बार मंडी सीट पर बीजेपी जीती थी। उसके बाद 96 जीती, 97 जीती, और फिर 2014 और 2019 में बीजेपी को मिली। लेकिन जब उपचुनाव हुए थे तो फिर उनकी पत्नी को उतारा गया और फिर वो उस सीट को जीत ले जाती हैं। तो वहां पर ज्यादातर कांग्रेस का दबदबा रहा है मंडी सीट पर। लेकिन बीते 2 चुनावों में 14 और 19 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्लीन स्वीप है। इवन सिर्फ वहीं पर नहीं, हिमाचल की 4 सीटों पर, जो ये पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, 5 है उत्तराखंड में, 5 क्लीन स्वीप बीजेपी, 4 सीट है यहाँ पर, 4 पर क्लीन स्वीप बीजेपी। ये 2019 का आंकड़ा है। तो प्रतिभा सिंह के लिए मुश्किल ये है कि एक तरफ तो देखिए खुद कांग्रेस पार्टी में, चूंकि जब सुक्खू जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो हमने देखा था किस तरह की नाराजगी सामने आई थी। हालांकि फिर बाद में मान गई, लेकिन माना जा रहा था आगामी दिनों में क्या करेंगी। अभी क्या हो गया, ये जो सुप्रिया श्रीनेत वाला मामला चला, आप देखिए उसमें सच्चाई कितनी है, ये तो सुप्रिया श्रीनेत आपको बेहतर बता सकती हैं। चुनाव आयोग ने उनको बुलाया भी है, आपको क्या बताया? लेकिन मंडी को लेकर कांग्रेस ने तो बैन कर रखा है, तो मुझे क्यों मेरी बेइज्जती करा दी आप? आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बताइए, वैसे तो उन्होंने कुछ बताया होगा ना कि हमारा हैक हो गया। नहीं, उन्होंने जो टीवी चैनल को बताया है वो यही बताया है कि वो हमारा पैरोडी अकाउंट बनाकर रखा है ट्विटर पे, वहां से कॉपी किया गया और फिर हमारे इंस्टाग्राम पे
पोस्ट किया गया, मेरा लेना देना नहीं है। अच्छा। लेकिन शशि, मेरा सीधा सा मानना है कि जब भी आपके अकाउंट से कोई ट्वीट होता है और वो बहुत वायरल हो जाता है और उसमें आपकी तारीफ होती है, तो फिर आप श्रेय ले लेते हो। ये तो नहीं कहते हो कि हमारी टीम ने लिखा था और वो काबिले तारीफ हो गई। तो बिल्कुल उसी तरह से कि जब आपका कोई इस तरह का फूहड़पन वाला ट्वीट वायरल होगा तो बट ऑब्वियस है कि आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी, उससे आप इतर नहीं हो सकते। लेकिन खैर उस पर नहीं जाते हुए, सुप्रिया को मैं जानती हूँ, महाराजगंज में उनके पिता कांग्रेस के बड़े लीडर रहे थे और हमारे गोरखपुर के बगल में महाराजगंज की सीट है, वो चुनाव भी लड़ी थी, हालांकि उनकी पराजय हुई थी। तो ये बात है। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूं मंडी सीट को लेकर, वहां पर प्रतिभा जी को पता लग गया होगा कि उनके लिए अब राह आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ मंडी को लेकर जो बयानबाजी चली है, बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और सीधे महिला के सम्मान से जोड़ लिया। हालांकि कंगना रनौत के भी पुराने बयान उर्मिला मातोंडकर को लेकर वो भी बहुत गलत और भद्दे बयान उसको कहे जाएंगे, लेकिन मौजूदा तब वो पॉलिटिशियन नहीं थी। जब कोई पॉलिटिशियन जो सार्वजनिक जीवन में होता है, देखिए बॉलीवुड में एक अलग रोल होता है और जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप एक अलग रोल में आते हो। आपने वो क्या वहां किया उसका इससे लेना देना नहीं होता। लेकिन जनता के आपको नहीं लगता कि जनता के बीच जाने से पहले एक इंसान होने के नाते आपको वाइज होना चाहिए, चाहे आप बॉलीवुड में, चाहे आप किसी को भी नहीं। वो तो देखिए जो कंगना ने भी बयान दिया था, वो भी बयान पूरी तरह से गलत था। और उर्मिला मातोंडकर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के हम लोग फैन रहे हैं उनके, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवी की है। देखिए ये अलग बात है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आप ना इत्तेफाकी रख सकते हो, बट उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है बॉलीवुड में, हम लोग कितना मतलब वो अरे उर्मिला मातोंडकर की मूवी देखेंगे या सेम कंगना रनौत की फिल्म देखेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी इनकी जिम्मेदारी सुप्रिया की ज्यादा इसलिए थी क्योंकि ये डिजिटल हेड करती हैं कांग्रेस जैसी पार्टी की, और वहां से आएगा तो फिर मुझे लगता है कि प्रतिभा सिंह ने जो मंडी को लेकर आपने सवाल पूछा था शशि, प्रतिभा जी ने इसलिए मना कर दिया होगा क्योंकि उनको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर स्थिति क्या बन सकती है, क्योंकि बीजेपी 2 बार से चुनाव जीत रही है, कांग्रेस धीरे धीरे करके। आप कहती है ना कि कम से कम अगर आप उपचुनाव जीते हैं और आप जिस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिस तरह का कनेक्ट वहां जनता के साथ है, आप लड़िए तो सही। फैमिली से भी हैं ना, वो इतने कई बार उनका रिकॉर्ड है, कई बार मुख्यमंत्री का, और वो बहुत सीनियर लीडर रहे हैं। हालांकि बहुत छोटे, आपको मैं बताऊं कि बहुत उम्र में बहुत छोटी प्रतिभा जी रही हैं वीरभद्र सिंह की, और बड़ी अच्छी लव स्टोरी भी इनकी है कि जब देखा था प्रतिभा जी को और किस तरह से लोगों की शादी हुई। हमने एक बार उस पर कार्यक्रम भी किया था। लेकिन ये है कि बिना लड़े सरेंडर कर देना ये ठीक नहीं है, और ये कांग्रेस के हर खेमे से इस वक्त निकल कर आ रही है, मतलब ज्यादातर हिस्सों से। और अभी तक आपने कहा था कि आंकड़ा लेकर आइएगा, तो आज मैंने कोशिश की कि मैं सही सही आंकड़े लेकर आऊं, क्योंकि कई बार ऐसे गड़बड़ भी हो जाती है। हाँ, देखिए मेरे पास जो वो है शशि की इस स्पेशल 2-2 के लिए जो मैंने रिसर्च किया था, 543 लोकसभा में से 2024 के लिए बीजेपी ने 429 उम्मीदवार उतारे हैं, और मैंने आपको जानकारी दी मौजूदा 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटे हैं। लेकिन अब तक 429 उम्मीदवार उतर चुके हैं, जो सहयोगी दलों के साथ 100 सीटों पर उनकी साझेदारी हो चुकी है, और कई ऐसी सीटें अभी भी हैं 14 से ज्यादा जहां पर अभी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने कम से कम इस मामले में बाजी मार ली है कि उसने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर लिए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो यहां पर कांग्रेस का जो आंकड़ा है 543 लोकसभा, बार 543 इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि कई बार दर्शक कंफ्यूज जाते कितनी है भाई हमारी लोकसभा। कई बार ऐसा होता है, तो खासतौर से जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए तो 543 हमारी लोकसभा की सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें हैं। उनमें से मौजूदा वक्त में जो उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने 233 सीटों पर, और जो सहयोगी दलों के साथ 141 सीटों पर, और अभी तक इनका जो डिक्लेयर नहीं हो पाया है वो 169। ये तो भी ये बहुत मुश्किल हो रही है, और वो संजय निरुपम उधर बगावती तेवर अख्तियार करिए भाई क्या होगा कांग्रेस का, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से इनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, बिना लड़े ना अच्छी खबर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर आप कह रही हैं कि मंडी से यहाँ पर विन विन सिचुएशन में कंगना को देख के लग रहा है, क्योंकि अगर प्रतिभा जी नहीं उतरेंगी तो फिर आप किसको उतारोगे, क्योंकि कंगना एक ऐसा बॉलीवुड का चेहरा है, वो मंडी की बेटी भी है, उनके माता पिता वहां पर रहते हैं। इस मामले में आप एक बयान की बात कर रही थी ना सुक्खू साहब के, जो वहां के सीएम है, बहुत
बिल्कुल। बहुत स्मार्ट मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे जब सुप्रिया के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े सधे हुए, मतलब उनकी तारीफ भी करनी होगी इसके लिए, बड़े सधे हुए अंदाज में उनकी ओर से कहा गया कि नहीं, उनके माता पिता मंडी में रहते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और वो कैंडिडेट हैं, लेकिन हम मजबूती से लड़ेंगे, इस तरह से कह के फिर वो निकल गए। मतलब इस पे बिल्कुल कंट्रोवर्सी में वो नहीं पड़े। तो ये मतलब इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए सुक्खू जी की, तो बड़े स्मार्टली हैंडल कर लिया बिना किसी विवाद में पड़ते हुए। और कुल मिलाकर अभी मतलब आप ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा है, कांग्रेस के लिए हर जगह दुविधा है, नहीं है, लोग अपना छोड़कर जा रहे हैं, स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं ना कि आप अपने लोगों को इंटैक्ट क्यों नहीं रख पा रहे हो। इसके अपने परिवार को एकजुट रखना तो मुखिया का काम है ना। अगर मैं घर की मुखिया हूं और मेरा परिवार टूट रहा है, परिवार क्यों टूट रहा है ये तो मुझे पता है ना कि परिवार हमारा क्यों बिखर रहा है। तो अगर हम उसको इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं तो और कई बार ये भी कहते हैं कि जो डूबता हुआ जहाज होता है उस पर लोग सवारी नहीं करना चाहते हैं, तो कई बार इस तरह के मैसेज, देखिए बीजेपी तो कामयाब होती जा रही है ना। एक तरफ वो 400 पार का इतना बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री देते हैं एनडीए के लिए, दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दूसरे तमाम क्षेत्रीय दल के नेता अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो एक मैसेज जाता है पब्लिक में। अब इसको लेकर आरोप लगाए जा सकते हैं गोदी मीडिया और इसके, बट इनको ये समझना होगा कि वो आपका सांसद है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की होगी उस व्यक्ति के लिए, जिताया होगा। बिल्कुल। और अभी वो केजरीवाल जी जेल में हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, आपके विधायक हैं, वो तो आपके नेता ऐसा कर रहे हैं, बट आप उल्टा हमें आके सुना दोगे कि हमने इस तरह की बातें क्यों कही। लेकिन इनको समझना होगा कि आप अपने लोगों को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हो। एक और चीज जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बेशक हम कितना भी कहें कि नरेंद्र मोदी की हवा है, नरेंद्र मोदी जीतेंगे ही जीतेंगे, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जैसे इंडिया गठबंधन की बात शुरू हुई और इनकी मीटिंग शुरू हुई, आप उससे पहले की बात करिए जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, मुझे तो लगता था कि कांटे की टक्कर होती इंडिया गठबंधन अगर रहता, जिस तरीके से अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का ताश के पत्तों की तरह बह गया। बिल्कुल, मैं भी वही, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े बड़े बयान आए थे, मुझे लग रहा है ना शशि कि अभी इंडिविजुअल लोगों की साख ज्यादा दांव पर है। ममता बनर्जी इतना धूम धड़ाम करते हुए, बट उन्होंने क्या किया, सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारे। अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए आप यूसुफ पठान को लेकर आए। अब नीतीश कुमार बड़े संयोजक बने फिर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने बनाया था, सबको इंटैक्ट रखा था, उन्होंने पाला बदला, वो चले गए 16 सीटों के साथ, बड़े खुश हैं, ठीक है। तो नीतीश कुमार होगा। यूपी में देखिए अखिलेश यादव पूरा दम लगाए हुए हैं, पूरा दम लगाए हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीटें भी छोड़ दी। लेकिन उनकी पार्टी में देखिए एसटी हसन को लेकर आजम खान का रुख आता है, उसके बाद क्या हाल होता है। तो फिर लेकिन ये है कि कम से कम अखिलेश यादव ने एक फाइट वाली स्थिति रखी है, तो है, ठीक है। मायावती पूरी तरह से म्यूट मोड पे चली गई, वो इस गठबंधन में आई भी नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कुछ पॉलिसीज बहुत बड़ा फैक्टर है, विपक्ष की तरह नजर ही नहीं आया। अगर ये इंडिया गठबंधन में लड़ते, देखिए मुझे लगता है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की गलती ज्यादा नजर आती है, क्योंकि अगर आपने एक विपक्षी एकता बनाई थी, उसको कायम रखने की जिम्मेदारी सबसे बड़ा दल होने के नाते आपकी थी। और अगर आप उसको कायम नहीं रख पाए, आज ही शरद पवार जो महाराष्ट्र के नेता हैं, उनकी ओर से बहुत बड़ा बयान आया है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें आती हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि भैया हम जो गठबंधन के हमारे सहयोगी हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो अगर पवार साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप समझिए यानी कि वहां पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, वहां पर भी उद्धव ठाकरे अपनी लाइन खींच रहे हैं, वो अपनी लाइन खींच रहे हैं। तो जब आप नरेंद्र मोदी से लड़ रहे थे तब आपको बहुत जरूरत थी कि जो इंडिया गठबंधन का परिवार बनाया था उसको एकजुट रखिए, बट मोदी का परिवार अब इतना बड़ा हो गया है, इंडिया गठबंधन का परिवार छोटू सा रह गया। या एक चीज और है, इंडिया गठबंधन का परिवार तो है बट लड़ रहे हैं अलग अलग, क्योंकि या पप्पू यादव को बेचारे वो कह रहे हैं कि पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। वो ज्वाइन किए कांग्रेस में कि भाई पूर्णिया से हमको आप टिकट दिला देना, सहयोगी दलों के। उधर से आके आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। तो वो बेचारे कह रहे हैं सबसे इससे बुरा दिन मैंने देखा ही नहीं। अभी मुझे ही बड़ा ट्रोल कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तो आज मैं समझ सकती हूँ, मैं ट्रोल नहीं करूंगी उनको। वो बहुत देखिए बाढ़ के दौरान मैंने देखा था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम मुझे तो ट्रोल करके चले गए। बट पप्पू जी मैं आपका ख्याल रखती हूँ, मुझे पता है आज आप बहुत दुखी हैं, तो मैं आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रही। आप स्माइल करते हुए कह रही हैं। नहीं स्माइल है मुझे, तो वो मुझे इतना मतलब आके जोश में इतना मुझे सलाह दिए जा रहे थे कि मुझे एंकरिंग कैसे करनी चाहिए। अच्छा। जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन किया था सेम डे की बात है, ठीक है। तो मैं अब चूंकि वो कांग्रेस में ज्वाइन किए हुए थे, कांग्रेस के नेता मेरे शो में आते नहीं, अब एकमात्र नेता आए थे, तो मुझे लगा कि भाई अब इनसे ज्यादा थोड़ा सा मैं आराम से बात कर लूं बिना बहस किए। तो फिर वो जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी मुझे जानते हैं, तो फिर मुझे लगा क्या बहस करना अब इनसे। बट मुझे तो ट्रोल करवाने, फिर इसके बाद उसके बाद सोशल मीडिया के लोग ट्रोल करने लगे जो पप्पू यादव के हैं। बट आज बेचारे के साथ क्या हो रहा होगा, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसी करनी वैसी भरनी।
फिर से आप हंसी चित्रा। नहीं, बट उनको सोचना चाहिए, देखिए आपकी लड़ाई जिससे है, आपकी इतनी बड़ी स्माइल, अपने परिवार को इंटैक्ट रखो भाई। आप हम प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लोग मीडिया को आ जाते हैं यहाँ पर सलाह देने। मेरा ये कि ये जो सलाह, इंपॉर्टेंट सलाह, ये अपनी पार्टी। आज पप्पू यादव का क्या हुआ बताओ? वो बेचारे इतनी मेहनत किए बाढ़ में। मैं ऑनेस्टली, ये मतलब मजाक का एक विषय हो सकता है, बट मैंने बिहार में कोरोना हो चाहे बाढ़ हो, मैंने पप्पू यादव को बहुत मेहनत बल्कि कहते हैं कि यहाँ वाले घर पे भी ना, मतलब हॉस्पिटल जाने वाले और जो परेशान लोग हैं उनके लोगों की यहाँ पे लाइन, उनके वाइफ है रंजीत रंजन जो कि राज्यसभा की सांसद है कांग्रेस से। तो फिर उन्होंने तो पप्पू जी ने ज्वाइन किया और बेचारे के साथ क्या हो गया, मतलब मोए मोए वो जो ये है ना सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंडिंग है, तो बेचारे के साथ ये हो गया। बट देखते हैं, अंत भला तो सब भला। अब आगे क्या होता है, किस सीट से उतरते हैं भगवान जाने। पप्पू जी आई एम सॉरी, वो बड़े अच्छे हैं व्यक्तिगत तौर पर। आई एम सो सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी बोल सकते हैं हम, हमारा शो है ना सो सॉरी जो आता है आज तक पे, तो हम के डायलॉग्स ना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ सुनने के बाद में मेरी हंसी को। नहीं, इसमें प्लीज आप बुरा मत मानिएगा पप्पू जी, हम लोग बस आपकी बात कर रहे थे और आप एक बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो गई बिहार की। तो हर जगह खुद ही अपने परिवार को तोड़े जा रहे हो, जो इंडिया परिवार बना था। अब मोदी के परिवार के साथ कम से कम ये तो है वो इंटैक्ट है, वो छोड़ के नहीं जा रहा है। और जिनको टिकट नहीं दिया है वो भी छोड़, मैं तो हैरान हो रही हूँ। दिल्ली से आपने 6 सांसदों का टिकट काट दिया, कोई छोड़ के नहीं गया, कोई छोड़ के नहीं गया। उधर बिहार में आपने अश्विनी चौबे, बड़े बड़े नेताओं के टिकट कोई छोड़ के नहीं गया, जो मंत्री थे। नहीं, वरुण गांधी की फिर से बात कर लीजिए कि जो इतने बगावती सुर साधे हुए थे, मुझे लग रहा था कि जिस दिन होगा उसी दिन वो हल्ला बिल्कुल कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को ऐसे मैसेज देने की कोशिश की कि वो नामांकन पत्र मंगा लिए, लेकिन उनका कुछ नहीं होना, मना कर दिया गया होगा कि मत करो, पंगा मत लो, इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते, ऐसा कह दिया गया होगा। तो वही है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आप अपने परिवार को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, बजाय इसके कि मीडिया का हेडलाइन क्या होना चाहिए। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। हाँ। लोग आते हैं कहते हैं कि आपको ये हेडलाइन नहीं बनानी चाहिए, ये हेडलाइन लिख के लाते हैं लोग, पॉलिटिशियन आपको ये ऑन एयर बोलते हैं लोग कि ये हेडलाइन बनानी चाहिए। मैं मन में, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, अब इलेक्शन चल रहा है, बट मैं मन में सोचती भाई तुम अपना परिवार पहले संभाल लो, हमारी हेडलाइन बाद में तय करना कि हमें क्या, कुछ हमारे ऊपर भरोसा कर लीजिए। अगर हम इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो यकीनन थोड़े तो टैलेंटेड होंगे ही, हमारी जिम्मेदारी तो होगी। तो प्लीज हमारी हेडलाइन क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए उसको छोड़ के अपना परिवार बचाएं, उस पर ध्यान दें और वोटर्स को फोकस करने दें, ताकि मतलब चुनाव में आपको जाना है, चुनाव आपको जीतना, हमें क्या, हमें तो आज भी यही काम कर रहे हैं, आज के 10 साल 20 साल बाद भी यही काम करनी है, ठीक है। आपका एनालिसिस करेंगे कि कौन जीता कौन हारा, तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। तो आप कह रहे हैं कि हमारा क्या है, अब इलेक्शन से रिजल्ट आएंगे, फिर रिजल्ट के बाद फिर हम अपनी हेडलाइन चेंज कर लेंगे। हम तो अपने खबर के हिसाब से हेडलाइन चेंज कर लेंगे। अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब होती है, ठीक है। अगर जनता नरेंद्र मोदी को 30 सालों के बाद प्रचंड बहुमत देकर भेजती है तो उसकी हेडलाइन भी वैसे ही बनेगी, ठीक है। अगर दोबारा नरेंद्र मोदी 2019 में और ज्यादा सीटें लेकर आते हैं तो बट ऑब्वियस है कि उसकी हेडलाइन, आप 29 की बात करें, 2029 में और नहीं, 2019 में ज्यादा लेकर आए थे ना, 29 के बाद तो हमारे शो में हुआ था, बट उन्होंने कहा नहीं हम तो 2000 शशि मैं तो 2047 में अपने रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर रही थी कि जो हमारी रिटायरमेंट की उम्र होगी वो 2047 में नवंबर में मेरी तो हो जाएगी। तब तक मैंने देखा भाई ये तो 2047 का प्लान कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं अभी रिटायर नहीं होना है। मतलब एक बात देखिए, अच्छी बातें कहीं से भी आए उसको ले लेनी चाहिए, है ना, और कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए, ये सब दिमाग का फितूर है। दिमाग का फितूर है। तो नहीं आप तो वैसे भी बहुत वर्कहॉलिक हैं, तो आप मेरे ख्याल से, हाँ मुझे लगता है कि मैं तो बिना काम के रह ही नहीं पाऊंगी। हाँ मेरा दिमाग बहुत उसमें लगा रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है, स्टोरी क्या चल रही है, और काम कर लिया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे। नहीं शुक्रिया नहीं, अभी तो वो छिंदवाड़ा बचा रही है, मुझे पता है ये थोड़ी जल्दी रैप करके भगाएंगे मुझे। छिंदवाड़ा का तो आपने सवाल ही नहीं पूछा, जो मुझसे पूछ रही थी कि चित्रा छिंदवाड़ा को लेकर क्या हुआ। ये छिंदवाड़ा का, ये ना चित्रा का खुद का सवाल है। छिंदवाड़ा का बड़ा क्यूट है माहौल, क्योंकि 2 यंग लोग हैं वहां पर, एक नकुल नाथ हैं और एक बंटी साहू है वहां पर मैदान में। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया कि नकुल नाथ को हरा दिया जाए इस बार। और मैं आपको बताऊं कि जो बंटी साहू हैं अभी जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीतने नहीं दिया था विधानसभा कमलनाथ जी को, ठीक है। वो कम मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते हैं, जबकि कमलनाथ का वो गढ़ है और कमलनाथ को एक तरफा चुनाव जीतना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और मैं नकुल नाथ जी के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगी कि अगर आप बंटी साहू को आप हल्के में ले रहे हैं तो आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है उस व्यक्ति का पॉपुलर होना, और वो मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो एक अच्छी चॉइस है बीजेपी की, क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी विधानसभा में
कमलनाथ के गढ़ में अगर मुझे लगे कि नहीं यहाँ पे तो टक्कर है, मतलब मैंने आप कोई मेरा बड़ी बात है हाँ, कैंडिडेट मैं आज जो कह रही हूँ आप मेरा शो जाके देख सकते हैं जो मैंने छिंदवाड़ा से विधानसभा में किया था अपने बाइक रिपोर्टर के लिए। उस समय टक्कर दिख रही थी, मुझे लगा कि यार कमलनाथ को तो एक तरफा माहौल होना चाहिए कि वहां पे कमलनाथ होना चाहिए, बट नहीं था। तो बंटी साहू ने वहां पर मुश्किलें खड़ी हुई थी। और देखिए 2024 चूंकि नरेंद्र मोदी भी हैं, तो फिर छिंदवाड़ा को संभाला, कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को संभाले, क्योंकि छिंदवाड़ा आपके लिए बीजेपी मुश्किल कर देगी। मुझे लग रहा है अगर इन लोगों ने टैक्टफुली वहां पर पूरे दिमाग से चुनाव नहीं लड़ा और अगर बंटी साहू और बड़ा हल्के में ले लिया भी है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बाकी लोग, हम शिवराज जी को देखा था इलेक्शन का दम लगा दिया, पूरा दम लगा दिया, तो छिंदवाड़ा तो टफ है इस बार। पहले का मुझे नहीं पता, देखिए पहले कमलनाथ भी थे, अभी उनके बेटे नकुलनाथ हैं, ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, ये राजशाही का आरोप लगा रहे हैं। तो और नकुलनाथ के लिए इन चीजों से पार पाना आसान नहीं होगा, तो चैलेंजिंग है। मतलब बंटी साहू को हल्के में एकदम यंग लड़का है। और मैं बड़ा दिलचस्प है, शशि में जब गई थी तो कमलनाथ जी के बारे में पता था कि उन्होंने हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है। तो आपको पता है मैं थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा करती हूँ, तो मैं ढूंढती हूँ ऐसी जगह कि थोड़ा जाके भगवान जी के दर्शन हो जाए। शूट पे आप रहते हो तो वैसे भी पूजा नहीं कर पाते हो, तो मैं गई तो बड़ी खुशी हुई कि इतना सुंदर हनुमान जी का खूब ऊंची मूर्ति उन्होंने बनाई, बहुत सुंदर वो प्लेस है। छिंदवाड़ा से थोड़ा किनारे है, बट बहुत ही खूबसूरत कमलनाथ जी ने बनवाया है। फिर जब मैंने इनसे कहा कि आप तो हिंदुत्व के मुद्दे पर कैसे टक्कर देंगे, कमलनाथ ने तो इतना बड़ा हनुमान जी का, तो बंटी साहू मुझे दिखाने के लिए बोले कि चलिए आप शिव जी की उतनी ही ऊंची मूर्ति व्हाइट कलर की, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर इन्होंने बना के रखी है। तो वहां पर भी लोग आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि कमलनाथ को वो बिल्कुल एक तरफा जाने देंगे। तो वो बड़ा स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसने बहुत चैलेंजिंग और बहुत यंग 43 साल के हैं वो। कैलाश विजयवर्गीय वैसे भी बोल चुके हैं वहां पे, देखिए वैसे भी कितना युद्ध छिड़ा हुआ है, जो हम कह रहे थे ना दल बदल का, आपको याद है ना बीच में बहुत सुगबुगाहट थी कि पार्टी बदल सकते हैं, बीजेपी में आ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा ये बीजेपी कई बार प्लान भी करती है स्टोरीज इस तरह की, और आने वाले हैं कमलनाथ आने वाले हैं। हालांकि बीच में एक्चुअली था क्या कि उनके कांग्रेस से बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, उसकी अलग अलग वजह थी। ये बात बिल्कुल सच है कि कमलनाथ जी के बीच में इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आए, जब बीजेपी वहां पे 2/3 बहुमत से प्रचंड जीत चुकी थी, उसके बाद कमलनाथ को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई कांग्रेस में, और वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन यह है कि फिर तो इसलिए बीजेपी को मौका मिल गया, तो बीजेपी ने पूरे मजे लिए। हालांकि बाद में कमलनाथ जी ने आके कह दिया कि नहीं सब ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा। तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया हमारा शो। आप कल फिर से आएंगी? हाँ, कल तो अरविंद केजरीवाल जी के भविष्य पर फैसला होगा, तो हम कल उसी पे बात करेंगे। कहाँ अरविंद केजरीवाल पे कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी होगा। आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।